पिछली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10th विज्ञान आपके सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस पाठ को हमें पढ़ते हुए थोड़ा टाइम हो चुका है जिसमें कि हम काफ़ी कुछ कवर अप कर चुके हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में इसका इंट्रोडक्शन देखा था और उसमें हमने जो पहली चीज़ सीखी थी वो ये थी कि मानव नेत्र की संरचना किस प्रकार की होती है और उसकी क्रियाविधि क्या होती है। इसको समझने के बाद हमने नेक्स्ट मानव के नेत्र में जो दृष्टि दोष हैं उनको समझा था। तो अपवर्तन के आधार पर और अन्य प्रकार से भी जो दोष हैं उनको हमने देखा था और उनका निवारण किस प्रकार से किया जाता है वो भी देखा था। स्टूडेंट्स में मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करते टाइम बताया था कि इस चैप्टर से आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में बनते हैं, इसीलिए ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से हो जाता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो आज ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें और इंटरेस्टिंग बातें हमको डिस्कस करनी है जो कि थर्ड पार्ट में चैप्टर के पढ़ती हैं, जिसका मैंने आपको लास्ट क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, जो कि है कांच के प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों, ये एक ऐसी घटना है जो कि आपके वातावरण में या भी आपके आसपास की कुछ घटनाओं को क्लैरिफाई करती है, उनको आपको समझने में और हेल्प करती है। तो पहले मैं सिंपली एक इस चीज़ के बारे में बात कर लेता हूँ कि कांच के प्रिज्म द्वारा जो प्रकाश का अपवर्तन है, हम यहाँ पर श्वेत प्रकाश की बात कर रहे हैं। श्वेत प्रकाश यानी सूर्य से जो आने वाला प्रकाश है, सूर्य से जो प्रकाश किरणें आती हैं उसे हम श्वेत प्रकाश बोलते हैं। ओके, तो इस प्रकाश को आइजैक न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने कांच के प्रिज्म से जब गुजारा तो उन्होंने देखा कि जो प्रकाश किरण है वो 7 रंगों में विभाजित हो गई है। ये घटना इतनी इंटरेस्टिंग थी कि वो इन रंगों को और ज़्यादा विभाजित करने लगे लेकिन नहीं कर पाए, है ना। तो जो ये 7 रंग थे उन्होंने इनको पहचाना और ये थे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और लाल। ठीक है, इन रंगों को देखने के बाद उन्होंने एक घटना जो कि हमारे वातावरण में, जब आपको पता है हमारे आसपास जब बारिश का मौसम होता है और बारिश के बाद जब धूप लगती है तो हमें प्रायः इंद्रधनुष दिखाई देता है, रेनबो दिखाई देता है। तो वो जो रेनबो बनने की घटना है वो हम इस प्रिज्म से जो श्वेत प्रकाश का अपवर्तन है उससे समझ सकते हैं। तो इससे जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो मैं बता देता हूं आपको, जैसे कि श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, यानी और दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है ना, और कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है, कौन कौन से रंग बनते हैं, ठीक है, और उन रंगों के बारे में पूछा जा सकता है। इंद्रधनुष का बनना समझाइए, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर प्रिज्म द्वारा कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के अपवर्तन में है। तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं बोर्ड पर। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में देखा था कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का अपवर्तन। तो यदि मैं सामने से कांच के प्रिज्म को देखूं तो वो ऐसे एक त्रिकोण की तरह मुझे दिखेगा, है ना। इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में देखो, ये एक प्रकाश किरण है, श्वेत प्रकाश, इसमें मैं लिखता हूं श्वेत प्रकाश। होता क्या है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जाना तो इसको सीधी रेखा में चाहिए, लेकिन ये पहली बार जब इसके माध्यम का परिवर्तन होता है, मीडियम चेंज होता है, तो ये स्लाइटली बेंट हो जाती है। ओके, एंड सेकेंड टाइम फर्दर बेंट हो जाती है। ठीक है, 2 बार मुड़ेगी। तो ये कितने रंगों में मुड़ती है? 7 रंगों में। ओके, सो मैं 7 रंग तो नहीं बनाऊंगा, बट मैं नाम लिख देता हूं सबके। ठीक है, इसी प्रकार से
ये क्या हो जाता है, इसका विभाजन हो जाता है। ठीक, तो सबसे नीचे होता है वायलेट यानी बैगनी कलर, बैगनी रंग, और सबसे ऊपर होता है रेड यानी लाल रंग। इनका मैं ऑर्डर लिख देता हूं। जो 7 रंग हमको यहां पर मिलते हैं वो मिलता है रेड, नीचे से ऊपर की तरफ लिखता हूं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज तथा रेड। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल, है ना। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे इन 7 रंगों को? V I B G Y O R, मैं यहां पे लिख देता हूं V I B G Y O R। तो ये 7 रंग हमको दिखते हैं किसमें? कांच के प्रिज्म द्वारा। कांच के प्रिज्म द्वारा जब श्वेत प्रकाश का अपवर्तन होता है तो हमें 7 रंग दिखते हैं। पहली चीज आप ये नोटिस करेंगे, पहली चीज आप ये लिखेंगे, जो ये 7 रंग होते हैं इनको 7 वर्ण बोलो या रंग बोलो, इनको, इनके समूह को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम किसको बोलेंगे? इन 7 रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम। और ये जो रंग होंगे ये एक दूसरे से भिन्न होंगे, मतलब कि इनमें डिफरेंस होगा। तो वर्ण में थोड़ा, वर्ण में जो डिफरेंस होगा, वर्ण में जो भेद होगा, उसको हम बोलेंगे वर्ण विक्षेपण। ठीक है ना, मतलब कि हर एक रंग जो है वो दूसरे रंग से अलग होगा। तो ये वर्ण विक्षेपण की घटना हो गई। इसमें जो स्पेक्ट्रम बना उसमें कौन कौन से रंग आपको दिखे? ये सभी रंग दिखे। इस बात को मैं दूसरे तरीके से बोल सकता हूं। ये प्रैक्टिकल किसने किया था? साइंटिस्ट का नाम भी लिख लेते हैं, आइजैक न्यूटन। इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, देखिए जो श्वेत प्रकाश है, जो श्वेत प्रकाश है वो इन 7 वर्णों से मिलकर बना है। जो श्वेत प्रकाश है वो इन 7 वर्णों से मिलकर बना है। देखिए होता क्या, हुआ क्या, इसको ऐसे समझिए कि श्वेत प्रकाश था, श्वेत प्रकाश गया तो हमको श्वेत प्रकाश के अंदर इतने सारे रंग पहले नहीं दिख रहे थे, लेकिन प्रिज्म ने क्या कर दिया, इन सब रंगों को बांट दिया, इन सब रंगों को बांट दिया। अब हमको दिख रहा है कि श्वेत प्रकाश इन सभी रंगों से मिलकर बना हुआ है। इसको आप प्रैक्टिकल घर में कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल है। आप क्या करेंगे, एक गोल गत्ते का टुकड़ा लेंगे, इस प्रकार से गोल गत्ते का टुकड़ा लेंगे और उसमें 7 बराबर खाने आप डिवाइड कर लेंगे। कितने? 7 इक्वल होने चाहिए, बट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और 7। ये इसमें तो मुझे थोड़ा, मेरे वाले जो खाने बने इनमें थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है ना। आप रूलर और कंपास की सहायता से इनको बराबर बांटिएगा और इन हर एक खाने में एक एक रंग भरिएगा। ठीक हो गया? ऐसे आपने गत्ता लेना है, एक कार्डबोर्ड गोल गोल शेप में, ठीक है, और उसमें 7 बराबर खाने आपने बांट लेने और उसमें हर एक खाने में ये रंग करना है। किसी में पहले वाले खाने में वायलेट, इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, 7 रंग हो गए। अब आप क्या करेंगे, अब आप उसको एक लकड़ी पर फंसाकर या फिर एक पेन के निब पर फंसाकर उसे जोर से घुमाइए। जब आप उसे जोर से घुमाएंगे तो आपको वो जो गत्ते का टुकड़ा है जिसके ऊपर आपने 7 अलग अलग रंग करे थे, उसमें आपको सिर्फ व्हाइट कलर दिखेगा, उसमें आपको सिर्फ व्हाइट कलर दिखेगा। और जब वो गोल जो कार्डबोर्ड का टुकड़ा है जब वो रुकेगा तो आपको फिर से 7 अलग अलग रंग दिखने लग जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो श्वेत प्रकाश है वो 7 वर्णों से मिलकर बना है, उसके अंदर ये 7 वर्ण छुपे हुए हैं। यदि मैं बात करूं कब कौन सी घटना की, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की, तो तब मुझे ये 7 के 7 रंग दिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब इसके सहायता से हम समझते हैं कि अभी आपके दिमाग में एक बात आएगी कि जो इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष में भी हमको 7 रंग तो दिखते हैं, सतरंगी बोलते हैं इंद्रधनुष को। क्या बोलते हैं? सतरंगी। तो यही 7 रंग होते हैं। तो अब हम इसी से ही इंद्रधनुष का बनना सीखेंगे। मैं इसको मिटा देता हूं और इसी के नीचे आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। ठीक है, अब हमको वर्ण विक्षेपण के लिए क्या चाहिए?
हमको वर्ण विक्षेपण के लिए सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक तो श्वेत प्रकाश चाहिए, एक प्रिज्म चाहिए। जब हमको दो चीजें मिल जाएंगी तो ये स्पेक्ट्रम हमको दिखेगा ही दिखेगा। अब किस किस तरीके से दिख सकता है, देखिए श्वेत प्रकाश कहां से आया है, सूर्य से। अब ध्यान दीजिए, जो इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष बनने की घटना आपने देखी होगी अमूमन वर्षा के बाद होती है, बारिश के बाद। तो बारिश के बाद क्या होता है, वातावरण में या वायुमंडल में जो जल है वो वाष्प के रूप में क्रिस्टल्स की फॉर्म में रह जाता है ना। तो जल के अणु जो बहुत हल्के होते हैं वो वायुमंडल में ही रह जाते हैं, जो कि बारिश में जमीन तक नहीं पहुंच पाए ना, तो वो वायुमंडल में ही रह जाते हैं। तो सूर्य के साथ फिर उनका वाष्पीकरण हो जाता है। लेकिन उससे पहले मैंने क्या बोला, जो जल के अणु हैं, जल की बूंदें हैं, ये वायुमंडल में ही रह जाती हैं, जो हल्की बूंदें। ठीक है, ऐसी एक बूंद में बना रहा हूं, ऐसी बहुत सारी बूंदें होंगी वायुमंडल में बारिश के बाद। तो ये जो बूंद है ये काम करती है प्रिज्म का। अब सोचिए, सूर्य तो है, सूरज तो ऊपर चमक ही रहा है ना। सूरज ऊपर चमक रहा है तो सूरज से कौन सा प्रकाश आया, श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश किससे टकराएगा, हम तक किससे होकर पहुंचेगा, ये बारिश की बूंदों से, जो कि वायुमंडल में है अभी भी। और बारिश की बूंदें किसका काम कर रही है, प्रिज्म का। तो ये जो सूर्य का प्रकाश है, क्या ये 7 रंगों में विभाजित होगा, नहीं होगा? क्या ये 7 रंगों में विभाजित होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि दो चीजें जब मिल जाएंगी, श्वेत प्रकाश और प्रिज्म, तो 7 रंगों में विभाजित होना ही होना है प्रकाश में। ठीक है, तो जब वर्षा ऋतु के बाद जब सूर्य चमकता है तो प्रकाश वातावरण में या वायुमंडल में उपस्थित जो जल की बूंदें हैं, वो किसका काम करती है, प्रिज्म का। उससे सूर्य का प्रकाश जब निकलता है तो वो 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है वर्ण विक्षेपण की घटना के कारण, और हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। अब यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखने वाली कौन सी है, कि इंद्रधनुष देखने के लिए कंडीशन होनी चाहिए। ये मैं हूं, ठीक है, और ये मेरा फेस है। तो मेरा फेस किस तरफ होना चाहिए, मेरा मुंह किस तरफ होना चाहिए इंद्रधनुष देखने के लिए, मेरा मुंह होना चाहिए सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में। यानी अगर सूर्य इस तरफ है तो मेरा मुंह इधर होगा, तो तब मुझे सामने इंद्रधनुष दिखाई देगा वर्षा ऋतु के बाद। तो मतलब सूर्य इधर है तो मेरा मुंह इधर होना चाहिए। ठीक है, सूर्य आपकी पीठ के पीछे होना चाहिए। ओके, सो इंद्रधनुष का बनना जो घटना है, उसमें जरूरी नहीं है कि आपको श्वेत प्रकाश भी है और वर्षा ऋतु के बाद आपको इंद्रधनुष दिखाई दे। उसके लिए एक कंडीशन ये भी है कि इंद्रधनुष देखने के लिए आपकी जो पीठ है उस तरफ सूर्य होना चाहिए, और आपको फिर सामने की तरफ इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई देगा। इस प्रैक्टिकल को आप कर सकते हैं, जैसे कि आप कहीं मॉल्स वगैरह में घूमने जाते हैं, या फिर आसपास आप देखते हैं जल का फुवारा है, जहाँ पे जल गिरता है, तो जल के फुवारे में जब फुवारा गिरता है तो फुवारे से साइड में ये छोटी छोटी बूंदें भी निकलती हैं। जैसे जिन बूंदों की बात मैं यहाँ पर कर रहा था, जो वर्षा ऋतु के बाद वायुमंडल में रह जाती हैं, वो बूंदें आप अपने आप को इस हिसाब से एडजस्ट कीजिए कि आपके पास फाउंटेन है, यानी जो झरना है या फिर जो जलप्रपात है वो आपके सामने है। अब आपको क्या करना है, अगर सूरज उधर है तो आपको अपनी स्थिति इस हिसाब से कर लेनी है कि सूरज कहाँ जाए, आपके पीछे आ जाए। ठीक है, आपको क्या करना है, सपोज यहाँ पर झरना दिख रहा है और सूरज यहाँ है इस टाइम, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ बीच में आ जाएंगे और आपकी पीठ की तरफ सूर्य होना चाहिए। मतलब आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि ये झरना है, यहाँ पर आप हैं और आपके पीठ पीछे सूर्य है। तो आप देखेंगे ध्यान से, जो वो झरने से जो पानी गिर रहा है, जब आप उसके आगे की तरफ देखना शुरू करेंगे तो आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा, आपको ये स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। तो ये जो घटना है वर्ण विक्षेपण की घटना, यह हमारे वायुमंडल में, हमारे जगत में, हमारे भौतिक जगत में होने वाली एक साधारण घटना है। इसको हम समझ सकते हैं वर्ण विक्षेपण की घटना से। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि इंद्रधनुष का बनना वर्ण विक्षेपण की घटना से कैसे आप समझाएंगे, तो इस प्रकार से समझाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट समझते हैं वायुमंडलीय अपवर्तनांक। इसके बाद प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन के बाद नेक्स्ट जो घटना है वायुमंडलीय अपवर्तनांक। इस घटना में क्या होता है, इस घटना में ये होता है कि जो हमारा वायुमंडल है वो विभिन्न गैसों से मिलकर बना है। ठीक है, तो गैसों की सघनता जो है वो भी चेंज होते रहती है। सघनता मतलब कि अपवर्तनांक, तो जो गर्म गैसें हैं उनका अपवर्तनांक कम होगा
और जो ठंडी गैसें हैं उनका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि जब आप तेल भरने जा रहे हो या फिर जो गाड़ी में फ्यूल डलता है, पेट्रोल भरने, तो जब पेट्रोल भरा जाता है तो जिस स्थान से पेट्रोल निकलता है वहां पर आप एक चेंज देखते हैं वातावरण में, गैसेस का जब मिक्स होता है ना, तो आप वहां पर एक लहर टाइप की देखते हैं। यानी कि जब आग जलती है तो आग की लपटों के बाद जो आपकी लपटें जहां पर खत्म होती हैं वहां पर आप देखते हैं वहां पर भी एक चेंज सा आपको दिखता है आपकी दृष्टि में। तो ये जो फिनोमिनाज हैं ये वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण होने वाली घटनाएं कब होंगी? जबकि गैसों, मैंने आपको बताया वायुमंडल गैसों से मिलकर बना होता है और गैसों की सघनता में चेंज होगी, है ना, गर्म गैस ठंडी गैस, तो वहां पर ये हमें वायुमंडलीय अपवर्तनांक की घटना दिखाई देगी। इस घटना के जो दो फिनोमिनाज हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में, पहला तो यह है कि तारों का टिमटिमाना और दूसरा यह है कि अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, विलंबित सूर्योदय तथा अग्रिम सूर्यास्त। तो ये जो दो घटनाएं हैं इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। कौन कौन सा? तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, नेक्स्ट अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। तो इसका जो चित्र आपकी बुक में बना हुआ है उसके थ्रू समझाता हूं। अगर आपके पास बुक्स हैं या फिर अभी नहीं होंगे अवेलेबल तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। एनसीईआरटी की एक ऐप है, यहाँ से आप एनसीईआरटी, यहाँ से आप अपनी बुक्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके आस पड़ोस में कोई आपसे बड़े भाई बहन होंगे तो उनसे बुक ले लीजिए। सबसे पहले हम समझते हैं तारों का टिमटिमाना किस प्रकार से होता है। देखिए तारे हमसे बहुत ज्यादा दूर है ना, तारे क्या है हमसे बहुत ज्यादा दूर, और ये हम हैं पृथ्वी पर खड़े, ये हमारे नीचे क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी से जो तारों की दूरी है वो बहुत अधिक है, और मैंने आपको बताया हमारे और तारे के बीच में पृथ्वी का वायुमंडल आएगा, उसके बाद उसके बाहर का निर्वात आएगा। तो इसमें बहुत सारी क्या है? गैसेज हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत सारी गैसेज हैं, तो यहाँ पर अपवर्तनांक में डिफरेंस तो आएगा। तो जो अपवर्तनांक है वो यहाँ ज्यादा होता है, ठीक है, अपवर्तनांक यहाँ ज्यादा होता है और ऊपर कम होता है, ठीक है। अब जब ये तारे से प्रकाश किरण हमारी आंखों में प्रवेश करती है तो इसको आना तो ऐसे चाहिए, सीधी रेखा में, है ना, प्रकाश किरण तो सीधी रेखा में चलनी चाहिए। लेकिन अपवर्तनांक में परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर अपवर्तनांक अधिक है इसकी तुलना में, ठीक है। तो यहां पर अपवर्तनांक जो है बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, पृथ्वी की तरफ आएंगे तो अपवर्तनांक बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। तो इस कारण से क्या होगा, ये जो प्रकाश किरण है ये हमारी आंख में सीधी ना पड़ के इसका रास्ता क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। किस प्रकार से हो जाएगा? ये देखिए, सीधा आना चाहिए था ना, बट सीधा नहीं आएगा, ऐसे आएगा घूम करके। ये प्रकाश किरण हमारी आंख में इस प्रकार से पड़ेगी। अब हमको जहां पर किरण दिखाई देगी हमको उसकी सीध में ही ऑब्जेक्ट दिखेगा, मतलब हमको, अब ये तारा कहां पर दिख रहा है? प्रकाश किरण तो ऐसे आ रही है ना हमारी आंख में, तो इसकी जो सीधी रेखा होगी हमको ऑब्जेक्ट ऐसा लगेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, हमको लगेगा तारा यहाँ पर है, क्योंकि प्रकाश किरण तो हमारी आंख में यहाँ से आई। पर ये प्रकाश किरण मुड़ी क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तनांक में यहाँ पर क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो ये किरण के मोड़ने के कारण हमें तारे की जो स्थिति है, जो हमारी आंख में प्रवेश हुआ उसके आधार पर हमें तारे की स्थिति थोड़ा दूर लगती है, थोड़ा दूसरी जगह लगती है। ठीक इसी बीच जैसे ही ये प्रतिबिंब हमारी आंख में बनता है, ठीक इसी बीच तारा अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। तारा तो मूवमेंट कर रहा है, पृथ्वी भी मूवमेंट कर रही है, तो जिस चीज को अभी हम देख रहे हैं जिस जगह पर, वो थोड़ी देर बाद उस जगह पर तो नहीं रहेगी, तो उसी बीच तारा अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है।
और हमारे आंखों में पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा हो जाती है कम। बात समझे? पहले हमारी आंखों में पूरा प्रकाश पड़ रहा था दूसरी जगह पर, अब जो प्रकाश की मात्रा हो गई वो हो गई कम। नेक्स्ट, जैसे ही तारा पोजीशन चेंज कर लेगा, फिर से इसी प्रकार से वायुमंडलीय अपवर्तनांक में परिवर्तन के कारण फिर से हमारी आंखों में प्रकाश किरणें पड़ेंगी और हमें तारा फिर से दिखाई देगा। तो ये जो प्रकाश की मात्रा का कम ज्यादा होना वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण, उसके कारण हमें क्या दिखाई देगा, तारे से जो आने वाला प्रकाश है कभी कम और कभी ज्यादा दिखाई देगा। इसको हम ऐसे समझेंगे कि तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक है ना। परंतु वास्तव में तारे नहीं टिमटिमा रहे, है ना। तारे पे जितना प्रकाश है वो तो है ही। तो जो तारे का टिमटिमाना जो घटना है वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हो रही है, ठीक है ना। सेकंड, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त की घटना भी कुछ इसी प्रकार से होती है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारी आंखों में सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व, प्रकाश हमारी आंखों में सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व ही पड़ जाता है। मतलब हमको सूर्योदय 2 मिनट पहले दिख जाता है वास्तविक सूर्योदय से। क्यों दिख रहा है? क्योंकि प्रकाश किरणें फिर से वही टेढ़ा ट्रेवल करेंगी, है ना। तो टेढ़ा ट्रेवल क्यों कर रही है? वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण। तो हमको 2 मिनट पूर्व, सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व ही सूर्योदय दिखाई देगा, जिसको हम अग्रिम सूर्योदय बोलते हैं। और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्यास्त हमें दिखाई देता है, ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तनांक की घटना। तो ये जो 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, ये आते हैं वायुमंडलीय अपवर्तनांक की घटना के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको समझना जरूरी है। नेक्स्ट हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन किस प्रकार से होता है, और ये घटना से आपके एग्जाम में यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो तीनों ही घटनाएं हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन, तो जो प्रकाश के प्रकीर्णन के आधार पर इससे भी हमारे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे टिंडल इफेक्ट है। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो स्वच्छ आकाश है उसका रंग हमें कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, ठीक है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। और जब हम पृथ्वी पर हैं तो हमें आकाश कैसा दिखाई देगा? यदि हम आसमान देखें तो हमें नीला आसमान दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? टिंडल प्रभाव की घटना है कि टिंडल इफेक्ट की घटना क्या होती है। तो ये सारी घटनाएं हमें सीखनी है जब प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। प्रकाश का प्रकीर्णन क्यों होता है, किस प्रकार से होता है, इसको हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।